गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं धीरज आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म धीरज सर सिविल सर्विस पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो है विद्युत चालन वाला पार्ट समाप्त कर चुके हैं। आज ये सरल परिपथ पढ़ना है हम लोगों को, और इसमें जो है आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। ये विद्युत सेल क्या होता है, सेल के प्रकार कितने, यानी कितने प्रकार की सेलें होती हैं, उनका नाम हमने दिया है यहाँ पर। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल क्या होती है, सेल का सांकेतिक निरूपण यानी सेल को कैसे संकेत रूप में दिखाया जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है किरचॉफ का नियम, तो इससे संबंधित किरचॉफ का नियम क्या है, विद्युत धारा से संबंधित क्या नियम है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि विद्युत सेल क्या होती है। ठीक है, तो सेल क्या होती है बच्चों, आप लोग लिख लीजिए मेरे साथ साथ। सेल वह उपाय है सेल वह युक्ति है या उपाय है जो परिपथ में विभवांतर को बनाए रखती है। परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को क्या करती है, बनाए रखती है, विभवांतर को बनाए रखती है। अब इससे बच्चों थोड़ा सा आपको कम समझ में होगा, परिपथ में विभवांतर बनाए रखती है। विभवांतर का मतलब क्या हो गया, अगर दो बिंदुओं के बीच भी विभवों में अंतर रहेगा, जैसे मान लीजिए ये कोई परिपथ है, इसका दो बिंदु ये है, ठीक है, यहाँ पर जो है कोई सेल हमने लगा दिया, ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच हमेशा विभवांतर क्या रहेगा, कम ज़्यादा रहेगा, यानी विभवांतर को बनाए रखती है, तभी तो धारा प्रवाहित होगी। अगर समान विभव हो जाएगा तो धारा प्रवाहित होगी नहीं। ठीक है, तो सेल वह युक्ति है जो क्या करती है, परिपथ में विभवांतर को बनाए रखती है, यानी लगातार सेल क्या करती है, ऊर्जा देती रहती है। क्या करती है, ऊर्जा देती रहती है। ठीक है ना, तो इसको दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अथवा करके लिख लीजिए आप लोग, अथवा सेल वह उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, तो सेल वह उपकरण या वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल, सेल का यही काम है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगी सेल के कारण। ठीक है ना बच्चों, ये उम्मीद है आपको समझ में आएगा। सेल क्या है, वह युक्ति है जो परिपथ में विभवांतर को बनाए रखती है, या दूसरे शब्दों में वह कह सकते हैं कि सेल वह उपाय है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है ना, अगली हेडिंग बच्चों जो होती है हम लोग की, सेल का प्रकार, सेल का प्रकार। ठीक है ना, तो सेल दो प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, आप लिख लेंगे सेल दो प्रकार की, पहला प्राथमिक सेल, अंग्रेजी में प्राइमरी सेल कहेंगे, प्राथमिक सेल, और दूसरा द्वितीयक सेल, क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल। ठीक है ना, तो प्राथमिक सेल, दूसरा क्या है, द्वितीयक सेल, एक को प्राइमरी, ठीक है ना, दूसरे को सेकेंडरी, प्राइमरी सेल्स, और दूसरे को क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेल्स। ठीक है, अंग्रेजी में नाम जानना बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग आगे बीएससी या कोई कंपटीशन देंगे तो हिंदी में अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो अंग्रेजी वाला जो है देखते हैं हम अनुवाद, तो समझ में आ जाता है, इसलिए दोनों पढ़ना साथ साथ जरूरी है। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ठीक है ना, सेल के ये प्रकार हैं, दो प्रकार की होती हैं। अब यहाँ जानना है प्राथमिक सेल क्या होती है और द्वितीयक सेल क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ,
प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या होती है? वह सेल है जो क्या करती है बच्चों, जिनका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। ठीक है ना, यूज एंड थ्रो की तरह होती हैं ये। कहने का मतलब इनको चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो यही परिभाषा भी हो जाएगी। वे सेलें जिनका एक बार उपयोग करने पर दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता। चार्ज माने आवेशित होना। ठीक है बच्चों, आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये प्राथमिक सेल हो गई। जैसे में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे में आप लिख सकते हैं लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, और शुष्क सेल इत्यादि। ठीक है बच्चों, शुष्क सेल जैसे आपके घर पहले की जो टार्च होती थी बच्चों, वो क्या होती थी, उसको चार्ज नहीं किया जा सकता था। एक बार आप यूज कर लेते थे तो फिर इसका खराब हो जाता, यानी दूसरा चार्ज उसको जो है सेल लेना पड़ता था। ठीक है, दूसरी बैटरी लेनी पड़ती थी, तब जाके फिर से लाइट आपकी या टार्च आपकी ऑन होती थी। अदरवाइज वो जो बैटरी लेके आते थे हम लोग, वो खराब हो जाता था। ठीक है ना, आज भी ऐसा है, लेकिन आज क्या है कि चार्जिंग वाली बैटरी आ गई है, इसलिए उनको द्वितीयक सेल कहेंगे। जो चार्ज किया जा सकता है उनको द्वितीयक सेल। तो अगली परिभाषा यही है। ठीक है ना, तो अगली परिभाषा यही लिख लेंगे। लिख लीजिए बच्चों, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होती है, इसका उल्टा। प्राथमिक में एक बार उपयोग कर लेने दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं वे सेलें जिनको फिर से चार्ज किया जा सकता है, फिर से चार्ज किया जा सकता है, जिनको फिर से चार्ज किया जा सकता है। ठीक है ना, अर्थात इनको बार बार उपयोग किया जा सकता है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इनको बार बार उपयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो प्राथमिक सेल वे सेलें होती हैं बच्चों जिनका उपयोग एक बार अगर कर लेंगे तो दोबारा चार्ज नहीं होगा, तो बेकार हो जाएंगी, यानी यूज एंड थ्रो की तरह है। और द्वितीयक सेल क्या होती है, जिनका उपयोग बार बार आप करेंगे। ठीक है ना, चार्ज चार्ज किया जा सकता है, इसलिए बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आप लिख सकते हैं सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। और आजकल की बैटरियां बच्चों सब इसी प्रकार की आ रही हैं, बार बार उनको चार्ज किया जा सकता है, तो ये द्वितीयक सेल होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सेल आपको समझ में आया होगा। सेल कितने प्रकार की होती है, उनकी परिभाषा आपको समझ में आएगा। आगे आप देखते हैं बच्चों, सेल जो है इसका निर्माण कैसे होता है, थोड़ा सा वो भी देख लें, कैसे बनावट होती है इसकी। तो देखिए, सेल की संरचना। ठीक है ना, सेल की संरचना। ठीक है ना, तो सेल में बच्चों दो दो जो है विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं। जैसे एक छड़ ये हो गई, एक छड़ ये हो गई, दूसरी छड़ ये हो गई। ठीक है ना बच्चों, तो दो अलग अलग धातुओं की दो छड़ें होती हैं। ठीक है ना, अलग अलग धातुओं की दो छड़ें होती हैं, और इनको एक बर्तन में जो है
एक बर्तन में जो कि जिस ऐसा बर्तन रहता है इसमें एक द्रव भरा रहता है, ठीक है ना, जैसे ये Cl या H2SO4 का द्रव भरा रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो द्रव भरा हुआ है या Cl या H2SO4 या H2SO4, ठीक है ना, ये जो द्रव भरा हुआ है इस द्रव को विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या बोलते हैं इस द्रव को, ठीक है ना, विद्युत अपघट्य, ठीक है, विद्युत अपघट्य, ये हो गया बच्चों विद्युत अपघट्य। और ये जो अलग अलग धातुओं की छड़ें हैं, जैसे मान लीजिए इसको अगर कॉपर का मान लेते हैं, जिंक का हो जाएगा, ठीक है ना, तो एक क्षण ऋणावेशित होती है, एक धनावेशित हो जाती है। कब, जब इन क्षणों को जो है इस द्रव में डुबाते हैं, यानी विद्युत अपघट्य में डुबाते हैं, तो ये जो है इसके आयनों में ये क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, अर्थात ये धनावेशित और ऋणावेशित हो जाती है। अच्छा, इन जो छड़ें होती हैं इन छड़ों को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, इन छड़ों को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड, ठीक है। और जैसे ही इन इलेक्ट्रोडों को यानी क्षणों को द्रव में डुबाया जाएगा तो एक क्षण धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित हो जाती है। तो जो जो क्षण धनावेशित होती है उस क्षण को बच्चों क्या कहेंगे, उस क्षण को बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड, हिंदी में एनोड इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है ना। और जो क्षण ऋणावेशित होती है यानी जो इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होती है उसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ टर्म आया है बच्चों इसलिए समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप पूरी बात फिर से एक बार समझ लीजिए। एक ऐसे बर्तन में जिसमें तन Cl या H2SO4 भरा रहता है और उसी में दो अलग अलग धातुओं की छड़ें डुबोई जाती हैं, ठीक है ना, तो उस द्रव को जिसमें डुबोई जाती है विद्युत अपघट्य कहते हैं। और जैसे ही इन क्षणों को डुबाया जाता है तो वो जो है एक क्षण धनावेशित हो जाती है और एक ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। इन क्षणों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। अच्छा, जो जो क्षण धनावेशित होती है उस क्षण को या उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहेंगे, और जो क्षण ऋणावेशित होती है यानी जिस पर ऋणावेश आ जाता है उसको कैथोड कहेंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई। और यह क्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन। क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, ठीक है। और यह क्रिया जिस बर्तन में, यानी ये जो बर्तन आप देख रहे हैं इस तरीके से ये बर्तन रखा गया है, इस बर्तन को वोल्टामीटर कहते हैं। इस बर्तन को क्या कहते हैं, वोल्टामीटर, ठीक है ना। यानी विद्युत अपघटन की क्रिया जिस बर्तन में कराई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टामीटर, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। सेल क्या होती है, दो अलग अलग धातुओं की छड़ें होती हैं जिनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये दोनों छड़ें क्या होती हैं, एक ऐसे बर्तन में डुबोई जाती हैं जिसमें जो है कोई द्रव भरा रहता है, जो जैसे ये Cl और जैसे ही इन छड़ों को इस द्रव में डुबोया जाता है यानी बर्तन में डाला जाता है, तुरंत जो है एक क्षण धनावेशित और दूसरी ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है ना। इन क्षणों को इलेक्ट्रोड कहते हैं, लेकिन जो क्षण धनावेशित होती है उसका नाम फिर बदल जाता है, उसका नाम धनाग्र या एनोड हो जाता है, और जो क्षण ऋणावेशित होती है उसका नाम कैथोड हो जाता है, ठीक है। और यह क्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन की क्रिया जिस बर्तन में कराई जाएगी उस बर्तन को वोल्टामीटर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको सेल की संरचना समझ में आया होगा। अब किताबों में या और कहीं पर जब कैसे आप जानेंगे कि सेल कैसी है, तो सेल को कैसे दिखाया जाता है, इसका संकेत क्या होता है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, हो गया होगा आपको। देखिए, ठीक है। अब हम लोग जो है सेल का सांकेतिक निरूपण देखते हैं, ठीक है ना। सेल का निरूपण, सेल का सांकेतिक निरूपण क्या होगा बच्चों, तो देखिए इसको जो है किताबों में इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक एक सेल का ए सिरा होता है, एक बी सिरा, यानी दो सिरे होते हैं, या
या और कैसे दिखाया जा सकता है, ऐसे भी होता है। ऐसे भी दिखाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये सेल का निरूपण है। आप लोग किताब में देखेंगे तो इसी तरीके ज़्यादा इसी का प्रयोग होता है। ये सब बहुत कम ही जगह तो आपको देखने को मिलेगा। तो चाहे चाहे जिससे जो है दिखा सकते हैं आप। जैसे प्रतिरोध को दिखाने का संकेत ये होता है, ठीक है, उसी प्रकार सेल को दिखाने का संकेत जो है ये है। ये सेल आप जैसे अगर इस तरीके से परिपथ में बना रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये सेल है। अच्छा, यहाँ एक बात समझना आपको जरूरी है बच्चों कि ये इसको बोलते हैं, इसका सेल का, ठीक है ना, ये प्लस टर्मिनल है और माइनस टर्मिनल है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक सेल कहेंगे। और ये इसका दो टर्मिनल अलग अलग, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है ना। तो सेल में दो टर्मिनल होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो बात होगी तो इसको टर्मिनल कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनल। इसके बाहर बात होगी अगर बच्चों तो वो परिपथ कहलाएगा। समझ में आ रही बात नहीं, यानी यहाँ तक पूरा सेल है, यहाँ से लेकर के ए से बी तक क्या है, सेल है। इसके बाद जब होगा कुछ तो परिपथ कहलाएगा। समझ में आ रही बात, ये टर्म आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसी का प्रयोग होने वाला है आगे, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको सेल का सांकेतिक निरूपण समझ में आया होगा। अब आगे अगली हेडिंग लिखते हैं हम लोग, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों प्रतिरोध एक लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो परिभाषा कैसे करेंगे, सेल के अंदर जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसी को बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अर्थात अभी जो चित्र बनाए थे आपको इस तरीके से, वोल्टामीटर में दो धातुओं की अलग अलग दो छड़ें थी और ये जो है एक द्रव में डुबोई गई थी, ठीक है ना, इस तरीके से डुबोई गई थी। ये H2SO4 का घोल था। यही H2SO4 का जो घोल है यह जो है धारा का विरोध करता है, उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, यह वह प्रतिरोध होता है, यह वह प्रतिरोध होता है जो जो सेल के अंदर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, इसे स्मॉल आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसे स्मॉल आर से दिखाते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, इसलिए आप लोग प्रतिरोध, इसके पहले वाले चैप्टर में प्रतिरोध से संबंधित जितनी बातें थी सब बता दिया है। प्रतिरोध क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किसका नियम का फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। तो सेल क्या कर, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल के अंदर यानी ए से बी तक के बीच, ध्यान से देखिए, ए से बी तक के बीच जो धारा का मान, यानी यहाँ से यहाँ तक के परिपथ में जो धारा का मार्ग का विरोध करेगा उसी को कहेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये किस किस बात पर निर्भर करता है, तो आप जान लीजिए कि यह जो है, ये जो घोल है उसकी सांद्रता, ठीक है ना, यहाँ मैं इसको मिटा दूं, इसके बाद देखिए, ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। अगली हेडिंग डाल करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है ना। तो ये हेडिंग हो गई। तो ये किस किस पर निर्भर करता है, तो यह जो है, ये जो घोल है, ठीक है ना, सेल के घोल या पदार्थ की सांद्रता ऐसे बोल सकते हैं, सांद्रता
ठीक है ना। सांद्रता, ताप, यहाँ से आओ यार, यहाँ तक रिकॉर्डिंग हो रहा है। ताप तथा प्रकृति पर दूसरा बच्चों, ये तो हो गया पहला। दूसरा, ठीक है ना, दूसरा किस पर निर्भर करता है? सेलों, ये सेल में जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, अब बीच की दूरी मान लो ये इलेक्ट्रोड हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी स्मॉल एल है, तो इनकी दूरी स्मॉल एल पर निर्भर करता है। और इलेक्ट्रोड का जो भाग डूबा हुआ है उसका जो है क्षेत्रफल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड देखिए इसके ऊपर द्रव नहीं है, इसके इधर द्रव डूबा हुआ है, तो इन इलेक्ट्रोडों का डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो इलेक्ट्रोडों के द्रव में डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल पर, ठीक है ना, तो निर्भर करता है। तो ये तीन चार चीजें हैं बच्चों, ठीक है ना, इसी पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल अगर इनका ए मान लिया जाए तो इस पर निर्भर करता है। तो इन सबको अगर समीकरण रूप में हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर स्मॉल आर निर्भर करता है इसके बीच की दूरी पर, तो एल से निर्भर हो गया। और अगर क्षेत्रफल पर निर्भर करता है तो क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों समीकरणों को हम लोग एक कर दें तो यह क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, या इसी को लिख सकते हैं आर बराबर के एल बाई ए, ठीक है ना, जहाँ के एक नियतांक है जो पदार्थ की ताप सांद्रता तथा प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये इसके आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये समझ में आया होगा आपको, आप नोट्स बना लें। एक एक चीजें बच्चों, कोई भी टॉपिक आपको छूटने नहीं पाएगा, ठीक है, और सब पढ़ा देंगे आपको, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझ में आ गया, सेल क्या है, सेल का प्रकार क्या है, सेल को कैसे दिखाएंगे, विद्युत अपघटन क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या है, वोल्टामीटर किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको बता दी गई, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध भी बता दिया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पाठ में। इसके बाद जो है सेल का विद्युत वाहक बल, यही हेडिंग होगी बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है परिभाषा लिख लीजिए पहले। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। उसी को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। शॉर्ट में इसको बच्चों बी विद्युत वाहक बल कहलाता है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। शॉर्ट में बच्चों इसको लिख देता है ईएमएफ, ऐसे, ठीक है ना। शॉर्ट में क्या लिख देता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस तरीके से आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों समझते रहिए।
एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब बच्चों इसको परिभाषा को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग फिगर पे अगर ध्यान दें, ठीक है ना, तो देखेंगे ये हो गया आपका, ये सेल हो गया, ठीक है, स्मॉल आर, ये धनावेशित भाग है, ठीक है, ये बी है ऋणावेशित भाग है, ठीक है। ये तो हो गया सेल का टर्मिनल है, ठीक है ना बच्चों। अब इस सेल के बाह्य परिपथ में जो है, जैसे ही कोई बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जैसे ही कोई प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, सेल में जो है धारा प्रवाहित, सारी परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। आप देख रहे हैं इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, यहाँ से धारा आई प्रवाहित होने लगी। तो परिभाषा क्या कहता है, परिभाषा क्या कर रहा है, एकांक आवेश को, अब जैसे ही यहाँ पर बच्चों लगाएंगे जो है, ये कैपिटल आर जैसे ही लगाएंगे कोई बाह्य प्रतिरोध, तो सेल से ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है ना, सॉरी धारा प्रवाहित होने लगेगी। धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है, आवेश प्रवाह हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आवेश जब बह रहे हैं तो यहाँ पर जाएंगे तो यह प्रतिरोध लगा हुआ है, और प्रतिरोध इस आवेश का क्या करेगा, विरोध करेगा, धारा के मार्ग को का विरोध करेगा, यानी धारा को जाने से रोकता है। लेकिन तब पर भी कार्य करते हैं, यानी तब पर भी जो है यह जो है यहाँ से यहाँ तक जाता है, अर्थात इसी के विरोध में क्या करना पड़ता है, सेल को काम करना पड़ता है। और यहाँ पर पहुंचेगा बी टर्मिनल में, तो यहाँ पहुंचने पर फिर आंतरिक प्रतिरोध आ जाता है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध भी धारा का विरोध करता है। इसका मतलब है कि हमको दो बार कार्य करना पड़ा, हमको का मतलब यहाँ सेल को कार्य करना पड़ रहा है, हमें नहीं, सेल को काम करना पड़ रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका तात्पर्य है, इसका मतलब सेल को जो है दो कार्य करना पड़ा, यहाँ एक बार कार्य करना पड़ा, एक बार यहाँ कार्य करना पड़ा। तो सेल के बाहर जो कार्य करना पड़ा उसको बाह्य कार्य, और सेल के अंदर जो कार्य करना पड़ा उसको क्या कहेंगे, आंतरिक कार्य, ठीक है बच्चों। सेल के बाहर जो कार्य करना पड़ेगा, यहाँ इस प्रतिरोध का विरोध करके तब ना आगे बढ़ेगी ये धारा, तो इसको बाह्य कार्य। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो आंतरिक प्रतिरोध में जो कार्य करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो धारा के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे, आंतरिक कार्य, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से प्रदर्शित करें तो ई बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल बटे क्यू, यानी एकांक आवेश को आप देख रहे हैं एक बार यहाँ काम करना पड़ेगा, इसलिए एक्सटर्नल लिख दिया गया, ठीक है। और फिर एक बार यहाँ काम करना पड़ रहा है तो डब्ल्यू इंटरनल लिख दिया जाए, डब्ल्यू मतलब वर्क, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, और इंटरनल मतलब आंतरिक, बटे क्यू, ठीक है ना बच्चों, ये समझ में आया होगा आपको। तो इसको बोलेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। अच्छा, भी डब्ल्यू बटे क्यू है ये, और आप जानते हैं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको विभवांतर कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, भी प्लस यहाँ क्या लिखा जा सकता है, ये स्मॉल भी अगर इसको लिख दिया जाए, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। देखो डब्ल्यू बटे क्यू को तो हम लोग विभवांतर कहते हैं, क्या कहते हैं, विभवांतर, और विभवांतर क्या होता है, ठीक है ना, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो बीच आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य तथा आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं लोग, ये हम लोग पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक विभवांतर हो गया, ये इंटरनल विभवांतर हो गया। तो ओम के नियम से हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई आर, क्या लिख सकते हैं, आई आर, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, आई आर। अब इसका प्रतिरोध तो स्मॉल आर है, इसलिए स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे, तो एक फार्मूला निकल करके आता है बच्चों सामने, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई, इसको भी ही रहने देते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई माइनस भी, ठीक है ना, ई माइनस भी बराबर आई आर, स्मॉल आर का यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, मान। तो आंतरिक प्रतिरोध निकालने का इस फार्मूले से आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो आई यहाँ गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस भी बटे स्मॉल सॉरी कैपिटल आई, ठीक है ना। अब ओम के नियम से आई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, भी अपान आर, ठीक है ना। ओम का नियम आप लोगों को पता है कि भी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी अपान आर, यही होगा। तो इस आई के स्थान पे हम लोग लिख देंगे
ई माइनस भी बटे भी अपान आर। तो ये आर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल आर बराबर ई माइनस भी बटे भी और कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला निकल करके आता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ बच्चों, हो सकता है आपको कम दिखाई दे रहा हो, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसको मिटा करके। ये परिभाषा तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, तो इसको मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए यही लिखा है आर बराबर ई माइनस भी बटे कैपिटल आई है, तो आई के स्थान पर ओम के नियम से क्या लिख देंगे, भी बटे आर, तो ये हो जाएगा ई माइनस भी बटे भी अपान आर। ठीक है ना। अब ये आर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई माइनस भी बटे भी और कैपिटल आर। तो हमारे पास स्मॉल आर का मान कितना आ गया, ई माइनस भी बटे भी और यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूले से हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो डब्ल्यू ई एक्स टी बटे क्यू को क्या कहेंगे, विभवांतर। ठीक है ना, और ये इंटरनल विभवांतर, इसको विभव पतन कहेंगे। ठीक है ना, तो आप ये समझिए। अच्छा, ए से बी तक के बीच, ठीक है ना, इस ए से बी तक के बीच जो कार्य करना पड़ा है, यानी दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल विभवांतर। एक अलग से टर्म दिया जाता है इसको, चूंकि ये टर्म है, टर्मिनल है, इसके सेल के क्या है, टर्मिनल है। तो ये बाह्य कार्य जो किया जाया है इतना बटे इतने को क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर। तो अगली हेडिंग यही है, सेल का टर्मिनल विभवांतर। ठीक है बच्चों, देखिए सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है और विद्युत भाग बल में अंतर क्या है। तो देखिए सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर यानी सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर। देखेंगे, अब ये जैसे मान लीजिए सेल है, इसका एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल बी है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ले जाएंगे, इससे होते हुए यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य तथा आवेश को क्या बोलेंगे, टर्मिनल विभवांतर। लेकिन इस बी से जब अंदर सेल के अंदर प्रवेश करने लगेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध पर भी कार्य करना पड़ेगा, वही इंटरनल हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो सेल को छोड़ करके केवल उसके सिरों पर जो कार्य किया जाता है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य, तो जो डब्ल्यू ई एक्स टी आया था बच्चों, वह और उस जो आवेश लाए थे हम लोग, उसको हम लोग सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक किसी आवेश को ले जाने में एक किए गए, सेल के अंदर की बात नहीं हो रही, उसके किसी
उसके सिरों के मध्य, अभी आपको दिखाया था इस तरीके से बना करके बच्चों, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेल, ठीक है, ये हो गया सेल। तो सेल के अंदर की बात नहीं हो रही, यहाँ से ये इसका एक टर्मिनल हो गया, इसका दूसरा टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में, यानी यहाँ से जो है ए से बी तक लाने में जो कार्य किया गया, उस कार्य को हम कहेंगे। यहाँ सेल के अंदर की बात नहीं हो रही है, ये मत समझिएगा, सेल के अंदर की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ से ए से बी तक, एक छोर से दूसरे छोर तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उस कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम लोग उसका टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारी अगली हेडिंग जो थी वो क्या थी, किरचॉफ का नियम, ठीक है ना बच्चों। तो आगे अगली हेडिंग डाल लीजिए यही। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे बच्चों, ठीक है। 1842 में इन्होंने दो नियम दिए थे, जिनकी सहायता से परिपथ के किसी भाग में बहने वाली धारा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कर सकते हैं। तो किरचॉफ के दो नियम है बच्चों। तो पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, प्रथम नियम जिसको संधि का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम। यह आवेश संरक्षण पर आधारित है, ठीक है ना। प्रथम नियम या संधि का नियम, ठीक है, यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। और दूसरा नियम जो है लूप का नियम, ठीक है ना, या बंद पास का नियम। तो इस नियम को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दोनों नियमों को देख लेते हैं। सबसे पहले पहला नियम क्या कहते हैं, इस नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों, कि परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जोड़, परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जोड़ क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये परिपथ का कोई बिंदु है जहां पर जो है सभी, ये कई परिपथ हैं, ये है इस तरीके से कई परिपथ हैं बच्चों, और ये एक बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं। मान लो ये बिंदु O है, ठीक है। तो मान लो कि इस परिपथ में इस दिशा में धारा बह रही है, इस परिपथ में इस दिशा में धारा बह रही है, इसमें यह धारा बह रही है, और इस परिपथ में इधर धारा बह रही है, ये इधर धारा बह रही है, ठीक है ना। तो मान लो ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, ठीक है बच्चों। ये अच्छे से समझ लीजिए, चित्र से ही समझ में आ जाएगा आपको। तो परिपथ के किसी बिंदु पर समस्त धाराओं का जोड़ क्या होता है, शून्य होता है, यही नियम है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो परिपथ है ये वाला, ठीक है ना, इसका मैं नाम अगर रख दूं तो यहाँ इसका अगर A मान लूँ, इसको B मान लूँ, इसको C मान लूँ, इस परिपथ को D और इसको E मान लूँ, तो आप देख रहे हैं कि OB और OD में जो है धारा किधर जा रही है, O से B की ओर जा रही है, यानी O से दूर जा रही है। या इसको अगर संधि का नाम दे दें, संधि माने क्या होता है, जोड़, संधि माने जोड़, तो इस जोड़ से जो है दूर जा रही है, ठीक है ना, OB परिपथ में और OD परिपथ में। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं, ठीक है ना। जबकि और सभी परिपथों में देखेंगे O की ओर आ रही हैं, यहाँ संधि की ओर आ रही हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ जो है और परिपथ में धाराएं क्या हो रही हैं, O की ओर आ रही हैं, यानी संधि की ओर आ रही हैं। अब नियम के अनुसार क्या कहता है कि इस पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जोड़ शून्य होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए धारा में दिशा होती है, आप जानते हैं, भले यह अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि जो है आप जानते हैं 11 में पढ़े होंगे दो नियम, ठीक है ना। त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए इसको अदिश श्रेणी में रखा गया, लेकिन धारा की दिशा होती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अगर चित्र से लिखेंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस I3, ठीक है ना, माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ हमने माइनस क्यों लिख दिया, माइनस इसलिए लिख दिया बच्चों क्योंकि ये संधि की ओर न जाकर के संधि से दूर जा रही हैं, और संधि से दूर जा रही हैं इसलिए इनका दिशा बदल गया, और दिशा बदल गया इसीलिए माइनस रखा गया। देखिए I4 ये है I4 और ये I5 है, तो ये दूर जा रही हैं O से B की ओर, O से D की ओर, बाकी सब में E से O की ओर, A से O की ओर और C से O की ओर।
क्लियर। तो इसीलिए क्या हो गया, ये इन सबको जोड़ेंगे तो जीरो आना चाहिए प्रथम नियम के अनुसार। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ध्यान से देखें तो I1 I2 और I3 संधि की ओर आ रही है, तो इसको लिख दें संधि की ओर आने वाली धाराओं का जोड़, और आने वाली धाराओं का जोड़। ठीक है ना, यह किसके बराबर है, यह संधि से दूर जा रही है, तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जोड़ ऐसे भी लिखा जा सकता है। संधि से, एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों, इसको क्या लिखा जा सकता है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का जोड़ बराबर संधि से दूर जाने वाली, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ संधि से दूर जाने वाली, यहाँ पर लिख दे रहा है दूर जाने वाली धाराओं का जोड़। ठीक है ना, इसका मतलब इसको जो है, इसीलिए इसको संधि का नियम भी कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, संधि का नियम। तो इस नियम को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इस नियम के अनुसार किसी संधि की ओर, किसी परिपथ में किसी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का जोड़ बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जोड़। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं प्रथम नियम के अनुसार परिपथ के किसी बिंदु पर इस परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जोड़ शून्य होता है। ठीक है, अथवा किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का जोड़ संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जोड़। धाराओं का जोड़ बराबर होता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संधि का नियम कहते हैं। इसीलिए प्रथम नियम को क्या कहते हैं, संधि का नियम। अभी आपको दिखाया कैसे संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जोड़ संधि की ओर आने वाली धाराओं का जोड़ के बराबर थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पहला नियम ये है, और इसका मतलब ये भी है कि आवेश संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि संधि की ओर जितनी धारा जा रही है उतनी धारा संधि से दूर जा रही है। तो ठीक है ना, यानी धारा का नाश नहीं हुआ, धारा का विनाश नहीं हुआ, तो आवेश का भी नाश नहीं हुआ, इसका मतलब। ठीक है ना, तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि किरचॉफ का कौन सा नियम जो है आवेश के संरक्षण पर आधारित है, तो यही पहला नियम है, अब बता देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। दूसरा नियम जो बच्चों है वो क्या है, लूप का नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम, या इसी को लूप या बंद पास ऐसे भी करके आता है, तो याद रखेंगे बंद पास का नियम। ठीक है बच्चों, तो इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं कि
परिपथ में लगे विभिन्न अवयवों के बीच जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है, उस परिपथ में जितना भी अवयव रहेगा उसके उत्पन्न जो है विभवांतरों के जोड़ के बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ लिख लेंगे, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद पास या परिपथ जो भी लिख लीजिए, किसी बंद पास में, किसी बंद पास में परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल, परिणामी विद्युत वाहक बल परिणामी विद्युत वाहक बल परिपथ में लगे विभिन्न अवयवों के बीच उत्पन्न विभवांतरों के जोड़ के बराबर होता है। विभवांतरों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर परिपथ का विद्युत वाहक बल समेशन आप ई से व्यक्त करें तो यह क्या हो जाएगा, परिपथ के अलग अलग अवयव, अलग अलग परिपथ होगा तो अलग अलग विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो मान लो किसी में V1, किसी में V2, किसी में V3 इस तरीके से उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी का जोड़ समेशन आप भी लिख सकते हैं, तो इसको सांकेतिक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, थोड़ा सा और विस्तार अगर कर दिया जाए तो ओम के नियम से V बराबर IR भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, V बराबर क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, IR। ठीक है, ये हो जाएगा I1R। अच्छा, अगर सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, मान लो बच्चों यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा करके, ठीक है, परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये कोई सेल है, ये सेल है बच्चों, यहाँ से जो है ये इस तरीके से, मान लो इसका विभवांतर V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, ठीक है ना, इसका V4 है, इस तरीके से है। तो और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो धारा जाएगी सब में धारा होकर के जाएगी, श्रेणी क्रम में धारा का मान बदलता नहीं, आप लोग जानते हैं। तो अगर धारा का मान सब में आई हो तो यहाँ ओम के नियम से इस फार्मूले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR1 प्लस IR2, V3 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, IR3। ठीक है, V1 बराबर IR, ठीक है ना, IR1, और V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। इसी प्रकार डॉट 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 IRN ऐसे भी लिख सकते हैं, जितना भी मतलब जितना विभवांतर उत्पन्न होगा सबका जोड़। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर इतना। इसका मतलब अगर I कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। ठीक है ना, ये होगा। इसको बच्चों यहाँ ऊपर दिखा दे रहे हैं, आपको हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो, तो इसी को ऐसे लिख दिया गया है, I कॉमन ले लिया गया सब में से, तो यहाँ क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि परिपथ में लगे विभिन्न अवयवों में जो धारा बहती है उस धारा तथा विभिन्न प्रतिरोध, यानी जो प्रतिरोध होते हैं उनके तुल्य प्रतिरोध, उनका क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध, इसको तुल्य प्रतिरोध बोलेंगे, यानी सबका जोड़ तुल्य प्रतिरोध कहलाता है, उसका गुणनफल, यानी धारा, परिपथ में बहने वाली धारा तथा उस परिपथ के तुल्य प्रतिरोध का गुणनफल के बराबर होती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है, धारा और तुल्य प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है ना, तो इस नियम को और भी लिखा जा सकता है दूसरे तरीके से, क्या,
कि किसी बंद परिपथ में जो धारा बहती है धारा और उसमें लगे जितने प्रतिरोध होते हैं उनका गुणनफल परिपथ के परिणामी विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये लिख लिए होंगे बच्चों। तो मैं इस नियम को जो है दूसरे रूप में भी लिख देता हूँ, तो आप लोग उसको भी लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं इस सूत्र से जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी बंद पास में परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल उस परिपथ में लगे प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध उस परिपथ में लगे प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज जो जो बताया गया आपको समझ में आया होगा। जैसे सेल क्या होता है, सेल की संरचना क्या है, सेल का प्रकार क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है। इसके बाद बच्चों हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें बच्चों, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है ना, आगे अगले दिन हम लोग मिलते हैं कुछ और भी बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।